हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम क्या लूसर्न की खेती चारे वाली फसलों के अंतर्गत। बरसीम हो गया था, लूसर्न की बात करेंगे जिसे बोलते हैं क्या क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप, यानी कि हरे चारे वाली फसलों की रानी। किस फसल को कहते हैं? तो रिजिका को कहते हैं। किसे कहते हैं? रिजिका। क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम? मेड केगो सटाइवा, इसका होता है साइंटिफिक नेम। ठीक है, फैमिली की बात करें, हाँ, तो फैमिली होती है इसकी क्या? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी। क्रोमोजोम नंबर की बात करते हैं तो 2n बराबर 52 होता है। उत्पत्ति की बात करते हैं, उत्पत्ति स्थल ओरिजिन क्या है? तो दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया है। क्लियर इतनी बात? इसकी तो कुछ ये बेसिक चीजें हो, इसका साइंटिफिक नेम हो गया और फैमिली कौन से हो गई, क्या होते हैं गुणसूत्र संख्या और उत्पत्ति स्थल। फिर बात करते हैं इसमें रिजका जो है हरे चारे वाली फसल है। अगर इसको हरे चारे के रूप में खिला देते हैं, किसे? हरे चारे के रूप में अधिक खिलाने पर, अधिक खिलाने पर कौन एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं आफरा रोग। क्या होता है? आफरा रोग। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें रिजिका में जो है ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होने के कारण, किसके कारण? ऑक्जेलिक एसिड होने के कारण क्या हो जाता है? आफरा रोग होता है। क्लियर इतनी बात? फिर इसकी बात करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर इसकी खेती कहाँ की गई थी? रिजिका की, रिजिका की खेती के बारे में बात करते हैं। तो खेती सर्वप्रथम अगर वर्ल्ड की बात की जाए, ठीक है ना, कहाँ? वर्ल्ड, वर्ल्ड स्तर पर बात की जाए तो ईरान था। कहाँ सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? ईरान में। अगर भारत में कही जाए बात, इंडिया में, तो इंडिया में सबसे पहले यूपी में। कहाँ पर? यूपी में। क्लियर? इसके अलावा अगले बिंदु की बात करते हैं। इसमें एक एल्केलाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्केलाइट पाया जाता है। वो एल्केलाइट कौन सा है? सैपोनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सैपोनिन पाया जाता है। क्लियर? फिर अगर बात करते हैं इसका जो प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, और रही बात प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी जो है इसकी सर्वाधिक कहाँ की है? पंजाब की। सर्वाधिक प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन की बात कर लिया जाए तो इंडिया में होता है। कहाँ पर होता है? इंडिया में। और फिर अगर प्रोडक्टिविटी की बात कर लें, इंडिया में प्रोडक्टिविटी की बात कर लें तो क्या है? पंजाब है। ठीक है, क्या है? पंजाब। कुछ बात कर लेते हैं इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है। तो प्रोटीन कंटेंट जो है इसमें 22 से 25% होता है। कितना होता है? 22 से 25% होता है। और क्रूड प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन कितनी पाई जाती है? क्रूड प्रोटीन, प्रोटीन कितनी पाई जाती है? तो 15 से 20% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 15 से 20% पाई जाती है। ठीक, इतनी बात क्लियर? रिजिका जो है एक वर्षीय व बहुवर्षीय फसल है। क्या? एक बात और कि जो रिजिका है, रिजिका, ठीक है, ये एक वर्षीय भी है, एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय फसल है। बहुवर्षीय फसल है। रिजिका जो है एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय फसल है, इसलिए इसे वर्ष भर उगाया जा सकता है, वर्ष भर कल्टीवेटेड किया जा सकता है। ठीक है, ये तो थी कुछ जनरल बातें, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। बात अब करते हैं इसमें कैसी क्लाइमेट में इसकी खेती करते हैं, किस क्लाइमेट का है ना, कौन तो सबसे बढ़िया होता है इसके उत्पादन के लिए, हरा चारा के उत्पादन के लिए करते हैं इसको हम प्रयोग। तो ये जो है टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल, यानी ठंडी एवं शुष्क जलवायु, ठंडी एवं शुष्क जलवायु की फसल है। शुष्क जलवायु की फसल है, ठीक है ना, इंग्लिश में टेम्परेट
यानी ठंडे जलवायु, एंड सब ट्रॉपिकल समशीतोष्ण। क्लियर बात, ये इस जलवायु की है। बात की जाए कि जैसे कि ठंडे जलवायु का है, तो इसके जो हम प्रयोग करते हैं, जो उपयोग है इसका हरे चारे के रूप में प्रयोग है, तो इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, क्या वेजिटेटिव ग्रोथ की बात कर लें, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है कितने अंश सेल्सियस तक बढ़िया होता है, ठीक है। तो इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है 6 अंश सेल्सियस से लेकर 35 अंश सेल्सियस तक बढ़िया होता है, ठीक है ना। शुष्क जलवायु का भी है, तो 6 से 35 से 45। वेजिटेटिव ग्रोथ में 6 से 40 अंश सेल्सियस 40 अंश सेल्सियस तक जो है इसको बढ़िया से कल्टीवेट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसमें मृदा कैसी होनी चाहिए, सॉइल की बात करते हैं। सॉइल कैसी सॉइल में कल्टीवेटेड बढ़िया होता है, यानी सबसे बढ़िया मृदा कौन सी मानी जाती है, तो लोमी सॉइल। कौन सी, लोमी सॉइल बेस्ट होती है। क्या होती है, बेस्ट होती है। बढ़िया लोमी सॉइल होनी चाहिए जिसका पीएच रेंज 6.5 से 7.5 के बीच हो। क्या, जिसका पीएच रेंज 6.5 से 7.5 के बीच हो। क्लियर, ये रेंज होनी चाहिए, ठीक है, मृदा का, जो सबसे बढ़िया कल्टीवेशन के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ थी। क्लाइमेट कैसे होनी चाहिए, ठंडी एवं शुष्क जलवायु। जैसे ग्रोथ के लिए ये 6 से 40 अंश सेल्सियस तक बढ़िया ग्रोथ करता है, क्योंकि चारे की फसल है, ठीक है ना। सॉइल कैसे होनी चाहिए, लोमी सॉइल, यानी दोमट मृदा होनी चाहिए जिसका पीएच 6.5 से 7.5 हो, सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें कुछ किस्में हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्रॉप में, क्योंकि इसको चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। अधिकतर किस रूप में प्रयोग किया जाता है, चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। कुछ इसमें वैरायटियां हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये था क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप कौन सा है, जिसका ये बढ़िया पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि किस्में, किस्में इसमें 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, एक देसी होती है, एक विदेशी होती है, ठीक है ना। देसी किस्मों के अंतर्गत कौन कौन सी किस्में आती हैं, देसी किस्में, देसी किस्मों के अंतर्गत कौन कौन सी किस्में आती है, एक देसी पाई जाती है, एक विदेशी पाई जाती है, इधर लिख लेते हैं विदेशी, ठीक है, विदेशी किस्में। तो बात करते हैं इनके विदेशी किस्मों के और देसी किस्मों के बारे में। तो देखते हैं देसी किस्मों के अंतर्गत कौन सी आती है, सिरसा हो गई, सिरसा 8, कौन सी वैरायटी है, सिरसा 8 है, सिरसा 9 है, इसी में आगे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं सिरसा 9 है, ठीक है। आनंद 1 है, आनंद 1 है, आनंद 2 है, ठीक है, ये भी देसी किस्मों के अंतर्गत आते हैं। और है आपकी चेतक, क्या है, चेतक, ये भी आपकी रिजका की वैरायटी है, ठीक है। फिर है एनडीआरआई सिलेक्शन 1, एनडीआरआई सिलेक्शन 1, ये भी आपकी देसी किस्म है, ठीक है। फिर है आईजीएफटीआरआई, आईजीएफटीआरआई चारा अनुसंधान केंद्र झांसी, ठीक है, आईजीएफटीआरआई, ठीक है। इसके अंतर्गत आईजीएफटीआरआई के अंतर्गत एस 244 और 254 दो वैरायटियां हैं, 244 और 254, ये 2 वैरायटियां, ठीक है। ये तो कुछ थी आपकी देसी किस्में। फिर उसके बाद विदेशी किस्मों की बात कर लेते हैं, जो फॉरेन की है, वहां से डेवलप की गई है, जैसे कि हो गई आपकी रैम्बलर। क्या हो गई, रैम्बलर, बहुत बढ़िया पूछी जाती है, रैम्बलर किसकी किस्म है, तो रैम्बलर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हंटर रिवर, फिर उसके बाद क्या, हंटर रिवर, ये भी आपकी विदेशी किस्म है, हंटर रिवर। फिर उसके बाद लद्दाखी, लद्दाखी, ये भी आपकी फॉरेन की किस्म है। फिर इंडियन मूलर फार्म, इंडियन वो सॉरी हाँ इंडियन मूलर फार्म, ठीक है, ये वैरायटी इंडियन मूलर फार्म और आपकी रैम्बलर, ये दोनों बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इधर IGFTRI की जो किस्में डेवलप की गई और चेतक हो गया, ये सब वैरायटियां जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण किस्में किसकी, रिजिका की, लूसर्न की। फिर बात करते हैं इसमें सीड रेट की, किसकी, सीड रेट। सीड रेट मतलब बीज दर क्या होती है, हमको 1 हेक्टेयर भूमि पर रिजिका की खेती करनी है, रिजिका बोना है, तो कितना सीड रेट लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये होता है मशीन के द्वारा भी बुआई की जाती है और छिड़कावा विधि से भी बुआई की जाती है। जो छिड़कावा विधि होता है ब्रॉड कास्टिंग कहलाता है, ब्रॉड कास्टिंग मेथड, ठीक है, जो छिड़कावा विधि होता है। ब्रॉड कास्टिंग मतलब कि छिड़का कर यानी कि बिखरा कर बोना, क्या कहलाता है, ब्रॉड कास्टिंग मेथड कहलाता है, जिसमें कि बीज दर कितनी होती है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 20 से 25 किलोग्राम। और एक होता है आपका सीड ड्रिल, सीड ड्रिल मेथड होता है, ठीक है। सीड ड्रिल जो कि मशीन के द्वारा बुआई की जाती है, जिसमें कि सीड कम लगता है, लगभग 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। कितना लगता है, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगती है। तो बात समझ में है, जो छिड़काव बीज से बोएंगे उसमें 20 से 25 किलोग्राम सीड रेट लगेगा, और जो आप सीड ड्रिल मशीन के द्वारा जो बोएंगे उसमें 15 किलोग्राम लगेगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कि स्पेसिंग क्या रखनी चाहिए, तो स्पेसिंग वही 20 × 5 सेंटीमीटर। बात करते हैं जैसे कि स्पेसिंग क्या रखनी चाहिए, इसमें स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 20 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये थी बात इसकी स्पेसिंग से। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसमें सोविंग टाइम क्या होता है, कब बोया जाता है। तो रिजिका जो है रवि की क्रॉप है, किसकी क्रॉप है, रवि सीजन की क्रॉप है, ठीक है ना। यानी रवि सीजन मतलब कि जो ठंडी की फसल है, किसकी फसल है, ठंडी ठंडी की फसल है, तो स्वाभाविक सी बात है अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाएगी। सोइंग कब करेंगे हम इसकी, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी सोविंग की जाती है। क्लियर बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें बुआई कब की जाती है। फिर उसके बाद सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्या सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट जो बोएंगे, सीड ट्रीटमेंट, ठीक है ना। बीज उपचार, बीज उपचार जो है FIR मेथड से करते हैं। FIR मेथड क्या होता है, FIR मेथड यानी F से फंगीसाइड, I से इंसेक्टिसाइड, R से राइजोबियम कल्चर, ये अपनाते हैं। FIR मेथड का मतलब यही होता है, F से आपका फंगीसाइड से भी, F का मतलब होता है फंगीसाइड, I का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड, R से होता है राइजोबियम कल्चर, ठीक है ना। तो ये मेथड अपनाया जाता है सीड ट्रीटमेंट में, ठीक है। अब जैसे कि बात कर लें फंगीसाइड, तो फंगीसाइड में आपका हो गया जैसे कि कैप्टान, थेरान, बाबिस्टीन, ये सब हो गए। इंसेक्टिसाइड क्लोरीफाइस वगैरह हो गया। राइजोबियम कल्चर में राइजोबियम बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। तो FOIM डाल दीजिए वही 10 से 15 टन, कोई दिक्कत नहीं प्रति हेक्टेयर। अब बात करेंगे नाइट्रोजन की, किसकी, उर्वरक की बात करेंगे। तो नाइट्रोजन कितना देंगे, 20 से 25 किलोग्राम, 1-2 बार में दे सकते हैं नाइट्रोजन को, और बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि हम हरे चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, वनस्पतिक भाग ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन 20 से 25 किलोग्राम। फिर इसमें फास्फोरस, क्या फास्फोरस लगभग कितना, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास जो है ये भी जो है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। क्लियर इतनी बात। अब बात करते हैं इरिजिका में कुछ डिसऑर्डर, जैसे कि पत्तियों में इरिजिका में पीलापन हो जाता है। क्या हो जाता है, पीलापन, ये डिसऑर्डर है एक तरह का। क्या इरिजिका में क्या हो जाता है, पीलापन। तो पीलापन यानी कि येलोइंग कहने मतलब किसके कारण होता है,
तो येलोइंग जो है बोरान की कमी से होता है, किसकी? बोरान की कमी की वजह से होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसके नियंत्रण के लिए? आप बोरेक्स का छिड़काव करिए। किसका? बोरेक्स का स्प्रे करते हैं। क्या करते हैं? बोरेक्स का स्प्रे। कितना? 0.2% का स्प्रे किया जाता है येलोइंग होने पर, ठीक है। और इसमें हरिमहीनता भी होती है। क्या होती है? हरिमहीनता, ये भी होती है किसमें? रिजिका में, ठीक है। रिजिका में हरिमहीनता भी होती है। ये किसकी वजह से होता है? तो ये जो है आपकी लौह तत्वों की कमी से होता है, लौह तत्व की कमी से होता है, यानी आयरन की कमी से होता है। तो इसमें इसके लिए आप क्या करेंगे? तो सीधा से स्प्रे करिए FeSO4 का, FeSO4 का छिड़काव करते हैं, छिड़काव करते हैं, ठीक है। किसका करेंगे और क्या रेशियो होगा? यानी कहने मतलब कितना परसेंट जो कंसंट्रेशन होगा? 0.5% का। कितना? 0.5% का स्प्रे करवाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं वीड कंट्रोल की, ठीक है। क्या इसमें रिजिका में वीड भी कंट्रोल करना पड़ता है? तो इसका जो रिजिका है, रिजिका जो मुख्य वीड है, कहने मतलब बात कर ले मेजर वीड की बात कर लिया जाए तो वो कौन सा है? अमरबेल है। क्या है? अमरबेल है। इसका मेजर वीड कौन सा है? अमरवेल है। तो अमरवेल है, तो इसके लिए कंट्रोल करने के लिए आप खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे। खरपतवार नाशी यानी फंजीसाइड, वो सॉरी हर्बिसाइड, इसका वीडीसाइड या हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे। किसका कर लेंगे? जैसे पैराक्वाट हो गया। क्या क्या करेंगे? पैराक्वाट। किसका प्रयोग करेंगे? पैराक्वाट करेंगे। 0.3% का छिड़काव करेंगे, 0.3% का छिड़काव कर देते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है? और खरपतवार से नियंत्रण या कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, सबसे मुख्य बात अब आ गई हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहली चीज जो है, बरसीम रहे हो चाहे रिचका रहे हो, ठीक है ना, उसमें जो हार्वेस्टिंग की जो पहली कटाई होती है, फर्स्ट कटिंग होती है 55 से 60 दिन में। कितने? 55 से 60 दिन में किया जाता है। उसके बाद जो सेकेंड वाली होती है 25 से 30 दिन में। थर्ड जो कटिंग होती है वो भी 25 से 30 दिन में ही करते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रोसेस हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। अगर सीड प्रोडक्शन करना है तो जनवरी फरवरी की कटिंग जो होती है, अगर सीड प्रोडक्शन के लिए करना है, एक मिनट, जैसे कि बात कर लेते हैं सीड प्रोडक्शन के लिए करना है। सीड प्रोडक्शन हेतु क्या करते हैं? सीड प्रोडक्शन हेतु जनवरी व फरवरी में कटिंग को जो है, जो काटते हैं उसे नहीं काटते, कटिंग को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। फिर नहीं काटते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं सीड प्रोडक्शन के लिए, ठीक। उसके बाद इसमें बात करेंगे क्या क्या उत्पादन होता है, क्या उत्पादन होता है। उत्पादन की बात कर लेते हैं। कितना हरा चारा, अगर जैसे सीड पैदा कर रहे हैं, जैसे सीड के लिए हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो कितना प्राप्त होगा। तो जो हरा चारे के रूप में एल्ड की बात कर लेते हैं, एल्ड फूडर कितना होगा जाके, तो लगभग वही 800 से 1000, 800 से 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर होगा। क्या? क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगा जाके। अगर सीड की बात की जाए तो वही 16 से 17 सीड पर्पज के लिए, तो 16 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगा जाके, ठीक है। ये तो थी कुछ इसकी बातें। अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं, क्या इनमें कोई डिजीज भी लगती है? डिजीज, तो इसमें डिजीज आपका जीवाणु झुलसा रोग लगता है, बैक्टीरियल है, जो कि बैक्टीरियल है, जीवाणु झुलसा रोग। जीवाणु झुलसा रोग किसके द्वारा लगता है? बैक्टीरियल है, ठीक है, बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया के द्वारा लगता है। एक तो ये लगता है डिजीज। दूसरा आपका लगता है पत्ती धब्बा रोग। दूसरा कौन सा लगता है? पत्ती धब्बा रोग लगता है, क्लियर। पत्ती धब्बा रोग ये किसके कारण लगता है? तो ये जो है धब्बा रोग है, ये फंगस के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है? इसमें फंगस के द्वारा लगता है, ठीक है। तो रोग कौन कौन सा लगता है? एक जीवाणु झुलसा रोग है ना,
और एक लगता है आपका पत्ती धब्बा रोग, जो कि फंगस के द्वारा होता है। फिर बात करते हैं इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट में एक आपका होता है मेजर इंसेक्ट है, मेजर इंसेक्ट, वो है कैटरपिलर एवं इल्ली, इल्ली कीट, ठीक है ना, ये दो कीट लगते हैं। ठीक है, तो हो गई आपकी क्रॉप कंप्लीट, ज्यादा कुछ था नहीं, केवल ये याद रखिएगा रिजिका में चारा कितना प्राप्त होता है, 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और इसको क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप रिजिका, ठीक है, और कुछ वैरायटियां दो चार।